यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये हम लोग का किताब बताया आपके बीच कि ये चैप्टर 10 का क्वेश्चन है। इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है आपके बीच। ठीक है, 16 नंबर जो क्वेश्चन होगा बाबू ये 10 चैप्टर से है, ब्रीथ से संबंधित है। ब्रीथ 1 और ब्रीथ 2 थ्योरी के अनुसार से हम लोग को पकड़ में आना चाहिए। तो यही आपके बीच पेपर भी है, आप समझ सकते होंगे। तो यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित रेखाओं के युग्मों में से कौन सी वृत्त की समांतर नहीं हो सकती है, समांतर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन को एनालिसिस करना पड़ेगा और फिगर को देखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग ऑप्शन और फिगर दोनों पर ध्यान देते हैं। 16 नंबर यहाँ पर ऑप्शन ए को पहले देखते हैं कि ऑप्शन ए जो हमारा दिया हो किस प्रकार दो जीवाएं समांतर होती है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर दो जीवाओं के समांतर की बात जहाँ तक कहा गया है, दो जीवाओं के समांतर की बात कही गई है। तो दो जीवा को मैं समांतर दिखा रहा हूं। तो ये सेंटर हो गया, एक जीवा ये हो गया और एक जीवा ये हो गया। ये दोनों जीवाएं समांतर हैं, इसको एल और एम हम जानेंगे। यहाँ पे दोनों समांतर हैं, तो इस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं कि ये दोनों समांतर हमारे पास है। एल समांतर एम है, ठीक, एल समांतर एम है यहाँ पर। अब हम आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, बी नंबर ऑप्शन पे बात करते हैं। बी नंबर ऑप्शन यही है, एक वृत्त है, सेंटर है, एक जीवा और एक स्पर्श रेखा समांतर हो रहा है कि नहीं देखते हैं। तो ये एक जीवा हमारा बीच हो गया, एक जीवा हो गया और इसके बाद में एक जीवा और एक स्पर्श रेखा और एक जीवा हो गया, एक स्पर्श रेखा मैं खींच देता हूं। हमने क्या देख रहे हैं कि भी यहाँ पर समांतर है, एल और एम। यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर एल और एम यहाँ पर भी समांतर है, एल समांतर एम है, यहाँ पर ए भी समांतर है। ठीक, ऑप्शन नंबर अगला मैं क्या करता हूं, तीसरा नंबर दो स्पर्श रेखाएं की बात करिए। सी नंबर पर ध्यान देते हैं। सी नंबर पर हम ध्यान देते हैं कि दो स्पर्श रेखाएं समांतर होती है कि नहीं। तो देखिए दो स्पर्श रेखाएं समांतर होती है कि नहीं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हम जब ऑप्शन को पकड़ में आ जाएगा तो मैं क्वेश्चन को आसानी से पकड़ सकता हूं, क्वेश्चन को आसानी से पकड़ लूंगा। यहाँ पर दो स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर हो गया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एल और एम यहाँ पर दे दिया गया, तो ये भी दोनों हमारे बीच समांतर हो रही है, एल समांतर एम, ये भी है। अब तीन जब हैं तो आप चौथा नंबर ऑप्शन आप इसी तरह से ले सकते हैं कि दो व्यास समांतर नहीं होगा, लेकिन उसको भी मैं फिगर के तहत समझा देना चाहूंगा कि आप लोग देख लीजिए। ये डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन पे भी समझिए, ये सेंटर हो गया, इसमें लिखा है दो व्यास, तो एक व्यास इसी पर व्यास आएगा, यही व्यास कहलाता है, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। इसी पर आना इसी पर जाना जो हमारा व्यास का काम हुआ, यहाँ पे सेंटर हो गया। तो इस रेखा में हमारे बीच व्यास हो गया, इस रेखा में हमारे बीच ये क्या हो गया, व्यास हो गया। तो इससे क्या पता चला कि व्यास कभी समांतर नहीं हो पा रहा। तो इस प्रकार से ये हमारा नॉट बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये हमारा ऑप्शन गलत है, बाकी तीन ऑप्शन सही है। तो इसमें हम क्या लेंगे, ऑप्शन हम लेंगे दो। ठीक है, दो व्यास समांतर नहीं हो सकते हैं, दो व्यास समांतर नहीं हो सकते हैं, बाकी जो है समांतर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर मैं चलूंगा, यहां तक आपके 16 नंबर के एनालिसिस हुआ, कैसे समझ में आना चाहिए देख लीजिए। यदि वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है तो त्रिज्याओं के अंतिम स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। तो आइए इसको हम करते हैं, इस पे हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन पे काम। 17 नंबर क्वेश्चन होगा, 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग काम करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि 17 नंबर क्वेश्चन कैसे हमारा बनेगा और किस प्रकार से हम इसको एनालिसिस के रूप में रखेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन आप लोग को बीच में होगा डी, इसमें भी आप टिक लगा लेंगे डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 17 नंबर। 17 नंबर दिया है कि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री। 17 नंबर है, एक वृत्त आपके बीच दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है, इसके बाद इसमें लिखा गया है कि दो त्रिज्याओं के बीच का कोण, यहाँ पर दो त्रिज्या हो गया, एक त्रिज्या यहाँ हो गया, इसके बीच का कोण इसका माप दिया है 130 डिग्री।
130 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे O डाल दीजिए, यहाँ पर A डाल दीजिए, यहाँ पर B डाल दीजिए। अब आपसे बोलता है कि 130, तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। तो त्रिज्या के अंतिम सिरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये त्रिज्या हो गया और यह स्पर्श रेखा हो गया, और यहाँ पे भी ये त्रिज्या हो गई और ये स्पर्श रेखा हो गया। ठीक, अब यहाँ पर स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर जो सेंटर बना हमारे बीच, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, इसी कोण को हमको वैल्यू निकालना है, इसी कोण को हमको वैल्यू निकालना है, इसी कोण का माप हमें निकालना है। तो आप समझ पाते हैं कि यहाँ पे OB क्या है, OB बराबर OA, यह क्या है, त्रिज्या है। OB बराबर OA हमारा त्रिज्या है। ठीक है, तो जब भी केंद्र पे बना कोण और स्पर्श रेखाओं के समूह कोण होता है तो दोनों का जोगफल कितना होगा, 180 डिग्री बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे कोण A, यहां पर डाल देते हैं M बिंदु, कोण AM B बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर हमारे बीच हो जाएगा 50 डिग्री। यह हमारा थ्योरी लगेगा, क्योंकि दोनों कोणों का जो 180 होता है, तो 180 में से 130 घटा दूंगा तो हमारे बीच आ जाएगा कितना, 50 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के आंसर हमारे बीच कितना होगा, 50 डिग्री। ऑप्शन होगा C नंबर, ऑप्शन होगा C नंबर। समझ में आया कैसे बना। तो यहाँ पे इसका रूल होता है, रूल क्या होता है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। ठीक है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बराबर क्या होगा, 180 डिग्री में से घटा देंगे जो भी मान हमें दिया गया है, 180 डिग्री में से घटा देंगे 130 डिग्री, तो बराबर हमारे कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से भी समझ सकते होंगे। यही आपका EB थ्योरी वही है और EB थ्योरी यही है, दोनों समझने के लिए है। इस प्रकार से आंसर 17 नंबर का होगा 50 डिग्री। ठीक है, ये रूल होता है कि त्रिज्या OB, त्रिज्या OA और सेंटर पे बना 130 डिग्री, तो सम्मुख भुजा सम्मुख कोण हो गया। इस कोण से अनुसार से आप पकड़ लीजिए, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर 90-90 कोण बनाती हैं। तो 90-90 ये बनाया, इस दोनों का जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, ताकि चतुर्भुज का चारों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर पहुंच जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 180 में से घटा देंगे तो हमारे 50 डिग्री मान आएगा। यह हमारा क्वेश्चन के आंसर 17 का होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन ने आपको क्या समझाया, लिखा गया एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हुए चतुर्भुज होगा। ध्यान देना है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो। पेपर आपके सामने है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 18 हम काम करेंगे। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किसको बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज किसको बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज आ जाइए। समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर के मतलब होता है जिस चतुर्भुज के दो भुजाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हो। यहां पर A हो गया, यहां पर B हो गया, यहां पर C हो गया, यहां पर D हो गया। अब इसमें कहता है कि विकर्ण, विकर्ण बराबर है, ध्यान दीजिएगा, विकर्ण बराबर है, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो विकर्ण हमने इसके अंदर में खींच देते हैं, विकर्ण को दागी लगाते हैं। विकर्ण को देखिए, यह हमारा विकर्ण हो गया, एक विकर्ण यहाँ हो गया, एक विकर्ण यहाँ हो गया, दो विकर्ण। ये दोनों विकर्ण यहाँ पे 90 डिग्री पर काट रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री पर कट रहा है और दोनों विकर्ण बराबर हैं, मतलब AC बराबर BD, AC बराबर BD, ये क्या है, AC बराबर BD क्या है, तो AC बराबर BD जो है हमारा विकर्ण है। ठीक है, AC बराबर BD जो है वो विकर्ण का काम कर रहा है। तो AC बराबर BD विकर्ण बन रहा है, AC
बराबर बी डी क्या है, विकर्ण है। ठीक है, ए सी बराबर बी डी विकर्ण है और दोनों बराबर हैं। तो पूछा जा रहा है और केंद्र पर दोनों विकर्ण क्या कर रहा है, 90 लिखा है यहाँ पर कि एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। समकोण के मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। तो इससे क्या निकलता है निष्कर्ष कि जो ये आकृति है तो वह चतुर्भुज कैसा है, तो वह चतुर्भुज समझ लीजिए कि वर्ग है। क्या है, वर्ग है। वह चतुर्भुज क्या होगा, वर्ग है। चतुर्भुज क्या होगा, वर्ग होगा। तो इस प्रकार से आंसर आपके बीच क्या होगा, वर्ग होगा। आकृति ऑप्शन नंबर होगा बी, यहां पर ऑप्शन होगा बी, क्योंकि विकर्ण पर 90 डिग्री कोण बनने का मतलब है और विकर्ण बराबर भी है। कोण यहां पर 90 डिग्री भी बन रहा है, ये दोनों विकर्ण बराबर भी है और केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनता है, तो निश्चित है कि वह वर्ग आकृति हो गया, क्योंकि वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण पर 90 डिग्री का कोण बनता है। दूसरी चीज, विकर्ण बराबर भी हो जाए लेकिन केंद्र पर जो एक दूसरे रेखा को काटेगी वहां पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, तो वर्ग नहीं हो सकता है। तो यहां पर 90 डिग्री कोण भी बन रहा है और उसके बावजूद इसका विकर्ण बराबर भी है, इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके बीच क्या हो गया, 18 नंबर का ऑप्शन होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के बीच क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच दिया है कि समचतुर्भुज के विकर्ण में क्या संबंध होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण में क्या संबंध होता है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित कर। समचतुर्भुज, यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर पे ध्यान दीजिएगा कि समचतुर्भुज जैसे ही आपको बोला गया, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 19। समचतुर्भुज बोला गया तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और इसमें विकर्ण में क्या संबंध है, तो इस समचतुर्भुज आपके बीच में खींच दिया। समचतुर्भुज हो गया, ए यहां पर डालिए, बी यहां पर डालिए, सी यहां पर डालिए, डी यहां पर डालिए, और विकर्ण क्या है, विकर्ण आपके बीच सेंटर यहां डाल दीजिए। समचतुर्भुज के विकर्ण में क्या संबंध है, बराबर, समकोण पर प्रतिच्छेद, समकोण पर समद्वि में से कोई नहीं, बराबर। सम विकर्ण में क्या संबंध है, बराबर दिया गया है, तो बराबर तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर। समचतुर्भुज के विकर्ण जो होता है, समचतुर्भुज के मतलब क्या हो गया कि इसमें विकर्ण कम बेसी भी होता है, विकर्ण कम बेसी भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, प्रतिच्छेद नहीं लिखाएगा, प्रतिच्छेद नहीं लिखाएगा। प्रतिच्छेद का अर्थ दूसरा हो जाए। समद्विभाजित के मतलब कि दो भाग में एक दूसरे को काटते हैं, वो भी कहाँ काटते हैं, तो 90 डिग्री कोण पर काटते हैं। समकोण के मतलब ही हो गया यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इस प्रकार से समकोण पर समद्विभाजित करता है। समकोण पर मतलब 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर क्या करता है, समद्विभाजित, समद्विभाजित। ठीक है, समद्विभाजित करता है, कहां करता है, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। 90 डिग्री पर ये हमारे बीच क्या करता है, समद्विभाजित। 90 डिग्री पर, इसी को हम लोग बोलते हैं समकोण पर समद्विभाजित करता है, इसलिए ऑप्शन हमारे बीच क्या होगा, ऑप्शन बीच हमारे होगा सी नंबर। ठीक है, यहां पर हमारे बीच सी नंबर ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा सी नंबर। समझ में आया, तो ये थ्योरी है, 8th क्लास में भी पढ़ना है और 9th क्लास में भी पढ़ना है इस चीज को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र पर कोण AOB है तथा परिधि पर कोण ACB, जहां सी वृत्त के बृहद चाप पर स्थित है, तो ACB का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम ध्यान देते हैं कि 20 नंबर कैसे हमारे बीच हल होगा, कैसे हम उसको समझ पाएंगे।
20 नंबर देखा जाए, किसी वृत्त के केंद्र पर सबसे पहले एक वृत्त को खींचा जाए, यहां पर सेंटर डाला जाए, ये त्रिज्या बनाया जाए, ये सेंटर पर नाम डाला जाए और लिखा केंद्र पर AOB, AOB, और इसके बाद इसमें लिखता है तथा परिधि पर कोण ACB, तथा परिधि पर कोण ACB जहां C वृत्त के बृहत चाप पर। तो यहां पर C वृत्त की बृहत चाप हो गया, बड़ा चाप यहां से कहलाएगा, यहां से यहां तक बड़ा चाप हो गया, यहां से लघु चाप हो गया, तो यहां पर C है। अब कहता है कि C पर वृत्त के बृहत चाप पर स्थित क्या चीज, कोण ACB है, तो यहां से इसको मिला दीजिए और यहां से इसको मिला दीजिए। अब यहां पर लिखा है कि किसी वृत्त के केंद्र पर कोण AOB तथा परिधि पर इतना वृत्त के चाप है, तो इसमें ऑप्शन बताना है। तो इसका रूल क्या होता है कि कोण AOB हमको निकालना क्या है, यहां पर निकालना है कोण ACB, परिधि पर कोण ACB, तो यहां पर निकालना है कोण ACB का मान, निकालना क्या है, कोण ACB का मान निकालना है। ACB क्या होगा, मतलब ACB, इस जगह हमको मान प्राप्त करना है, यहां पर क्या होगा, यहां पर व्हाट, यहां पर व्हाट दिया है। तो इसका रूल क्या होता है, ध्यान देना है कि जो यहां पर कोण बनेगा, जितना कोण यहां पे बनता है इसका आधा यहां पर होगा, ठीक है। तो यहां पर कोण क्या बना है, कोण AOB बटा में क्या होता है 2, किसका, केंद्र पर जो बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण के दोगुना करने पर निकलता है। तो एक कोण इसके जोग के बराबर होगा, तो हम इसके बराबर कोण जितना मान दिया है इसका आधा मान यहाँ हो जाएगा, इस ऐसा दो मान जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। तो इसलिए पूरा बड़ा मान में हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ACB की मान प्राप्त हो जाएगी, ACB का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारे बीच क्या होगा कि कोण AOB बराबर, कोण AOB बराबर बटा में 2 लगेगा, तो हमारा मान निकलेगा किसका, तो ACB का मान निकलेगा, जिसका आपसे पूछा जा रहा है ACB। इस प्रकार से इसका ऑप्शन कितना निकलेगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे बीच C नंबर, ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। समझ में आया, दोगुना होता है, यह ध्यान देना होगा कि इसका मान इसके मान के बराबर होगा, कब, ये दोगुना किया जाएगा तब होगा। तो दोगुना जब करेंगे तो कोण AB के मान बराबर, जैसे यहाँ पर समझ सकते होंगे कोण ACB, ध्यान दीजिएगा ACB गुने 2 बराबर कोण AOB, यही थ्योरी लगा है, इसी थ्योरी से आप निकाल सकते हैं। हमको निकालना है कोण ACB, तो रोक दिया, 2 डिवाइड कर दिया, यही हमारा थ्योरी पे काम किया है। तो ये भी आपका एक तरह से समझिएगा तो 9th क्लास की ही आकृति है और 9th क्लास के ही आकृति से बना है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ भी मिला सकते हैं इस रेखा को, तो ये आप देख सकते हैं कि जो सेंटर पे बना कोण वह कोण इस कोण के दुगुना करने पर बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कोण ACB बटा में 2, ऑप्शन हो जाएगा आपके C नंबर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारे बीच, 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका C नंबर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समद्विबाहु, यहाँ पर आपके बीच समद्विबाहु थ्योरी है, इसमें कोई विशेष काम करने की जरूरत नहीं। C नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा, C नंबर होगा। विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विषम बाहु समरूप का मतलब आप लोग को मालूम होगा कि रूप एक ही जैसा होना चाहिए, तो विषम बाहु क्यों नहीं होगा इसको भी समझ लिया जाए। देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 21 होगा, 21 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए विषम बाहु त्रिभुज में बना दिया। ये त्रिभुज आपको दिखाई देता होगा, AB और C, AB और C बना दिया। अब यहां पे आपको देखना है ABC भी लिखा गया है कि किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो विषम बाहु एक ही भी बनाया
और एक विषम बाहु यू भी बनाया। अभी कैसे समझ में आएगा कि विषम बाहु है? विषम बाहु कैसे समझ में आए? तो मान लीजिए कि इसका 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी विषम बाहु है। ये मान लीजिए कि 6 सेमी है, ये मान लीजिए कि 7 सेमी है, और ये मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों कभी समरूप नहीं होगा, दोनों विषम बाहु, दोनों का भुजा जो अलग अलग माप के हैं, तो ये दोनों समरूप नहीं हो सकता है। इसलिए ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर, ए नंबर ऑप्शन को हम लोग गलत करेंगे, दोनों समरूप नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे काम करते हैं, बी पर। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु के मतलब क्या होता है ये देखिए। समद्विबाहु, समद्विबाहु के मतलब होता है एक ही भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों बाहु बराबर हो गया, ए और बी सी, ये भी समद्विबाहु हो गया। और एक समद्विबाहु ये भी है, यहां पे 90 डिग्री डाल देंगे, इसमें ई बराबर कर देंगे, तो ये दोनों कभी समरूप नहीं है, दोनों का रूप अलग है। इसमें 90 डिग्री कोण बन जाता है, ये भी समद्विबाहु है, दो बाहु इसमें बराबर, इसमें भी बराबर है, लेकिन दोनों समरूप नहीं होगा। इस प्रकार से इसको भी मैं गलत करूंगा। तीसरा नंबर ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, दुनिया के कोई भी त्रिभुज बना दीजिएगा समबाहु, समबाहु के मतलब जिसका तीनों बाह बराबर हो, जिसका तीनों बाह बराबर हो। आप तीनों बाह बराबर कीजिए, कोई भी आकृति लीजिए, हिंदुस्तान के कोई भी आकृति लीजिएगा, तीनों बाह बराबर करिए, पी क्यू आर हो गया और ए बी सी हो गया। अब इसको मिलाइए, देखने में दोनों क्या लग रहा है, ये दोनों समरूप है। इस प्रकार से ये आंसर हमारा राइट होगा, हमारे बीच आंसर राइट हो गया, ऑप्शन होगा सी। इसका ऑप्शन आपको सी मैं दे दिया हूं, और इनमें से कोई नहीं तो उसको तो बात ही नहीं करना, हमको हमारे पास ऑप्शन आ गया बी नंबर, ये दोनों नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से समझ में आएगा जब हम इस चीज को अच्छे ढंग से ध्यान देंगे। ये हमारे बीच क्वेश्चन नंबर 21 हुआ। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, उनके संगत भुजाओं में संबंध है। इस पे चलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन के बारे में ध्यान देंगे कि 22 नंबर कैसे हमारा बीच आंसर आएगा। यही कंसेप्ट कहलाता है, और इसी कंसेप्ट को समझने पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और यही कंसेप्ट हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हमारे बीच क्वेश्चन को पकड़ने में दिक्कत होता है। लिखा गया है कि समान भुजा वाले दो बहुभुज, समान भुजा वाले दो बहुभुज, बहुभुज किसको कहते हैं समझते होंगे। बहुभुज के मतलब जिस आकृति में दो से अधिक भुजा हो, दो से अधिक भुजाओं से बहुभुज करेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा है समान भुजाओं वाले दो बहुभुज, दोनों का भुजा समान है। तो आइए यहाँ पर एक बहुभुज बनाते हैं। बहुभुज के मतलब दो से अधिक भुजा वाले, एक बहुभुज बना दिए। समान भुजाओं वाले दो बहुभुज, दो गो बहुभुज हैं। अब भुजा क्या है, समान है, दोनों की समान भुजा है। ठीक, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पर क्यू हो गया, यहाँ पर आर हो गया। लिखा है तो उनकी संगत भुजाओं में संबंध होता है, संगत भुजाओं में संबंध होता है। तो संगत भुजा क्या होगी, संगत भुजा समानुपाती होती है, संगत भुजा समानुपाती होती है। यहाँ पर बराबर दिया गया, समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं में संबंध है। देखिए ये कहाँ से आपको पूछा गया, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि आप नजर से देखिए और किस चैप्टर से उठाया गया। इस त्रिभुज से उठाया गया है। ये अध्याय 6 का क्वेश्चन है, आपको ये भी बता दिया। ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है ये आकृति 6 का है, और आकृति 6 में आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है और समझाया भी गया है। देखिए यहाँ पे उनकी लिखा कि उनके सभी संगत कोण बराबर होते हैं तथा उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पर लिखा गया है, ठेठ एकदम भाषा में समझाया गया है। यहाँ पे भी लिखा गया दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में समानुपाती होती है। यहाँ पर त्रिभुज की समरूपता के रूल में भी है, और इस कथन के अंदर में भी आपको बताया गया है, इस कथन के अंदर में भी बताया गया है कि यदि समान भुजा वाले दो बहुभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजा में संबंध क्या होगा, तो समानुपाती होगा। अगर ये त्रिभुज, जैसे त्रिभुज
त्रिभुज लगा देते हैं ए और बी सी, समरूप का चिन्ह है ये त्रिभुज पी क्यू आर। यदि है तो भुजाएं क्या होगी, संगत कोण भी बराबर होगा, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर। ठीक, और भुजाएं क्या होगी समान अनुपात में, ए बी बटा हो जाएगा पी क्यू। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू हो जाएगा और इसके बाद में बी सी बटा में हो जाएगा क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा ए सी बटा में हो जाएगा आपके बीच पी आर। तो ये क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं समानुपाती। इस प्रकार से हमारे बीच क्या होगा आंसर, समानुपाती होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये हमारा समानुपाती का संकेत है, समानुपाती। समझ में आया। और ये कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर हो गया, ये कोण बराबर हो गया, ये समानुपाती हो गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा 22 नंबर का, आपका ऑप्शन का आंसर होगा बी। थ्योरी है 6.1, मतलब अध्याय 6 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके बीच है, इसी समरूप पे ही दिया गया है, उसको भी समझ लेते हैं कि क्या है नहीं है। ये दिया गया कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होता है। तो क्षेत्रफल अगर बराबर है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर हमारे बीच होगा 23 नंबर। क्षेत्रफल बराबर है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है। मान लीजिए कि त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो यहां पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं संगत भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तो क्या होता है, क्षेत्रफल दिया है तो अंडर रूट में 4:9। इसका जब आगे बढ़ाएंगे तो 4/9 होगा, वर्गमूल रूप में कितना निकलेगा 2/3, अनुपात में आएंगे तो 2:3। तो इसमें आपका बीच है 2:3। इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा 2:3, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात निकालते अंदर रूट में क्षेत्रफल, अंदर रूट में यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं अंदर रूट में क्षेत्रफल का अनुपात, समझने के लिए बात लिख सकते हैं। संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है तो अंदर रूट में क्षेत्रफल का अनुपात कर दीजिए, क्षेत्रफल दिया है अंदर में निकाल दीजिए, आपका बाहर आंसर आएगा जो आपका मान हो गया। तो इस प्रकार से आपका 23 नंबर का आंसर हो गया। 23 नंबर तक आपका एनालिसिस होगा, एक क्वेश्चन आपका 6 का है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 नंबर। 24 नंबर तो आपके बीच क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान देने की चीज है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि एबीसी और इतना समरूप है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपके बीच दिया हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज एक बना दीजिए एबीसी और एक त्रिभुज बनाइए डी ई और एफ। इसका मान दिया है, ए बी का मान 3 दिया है और इसके बाद डी ई का मान दिया है 5। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या चीज, एफ डी बटा में क्या निकाला गया है, एफ डी बटा में सी ए निकालना है। एफ डी आपको निकालना क्या है, एफ डी ध्यान दीजिएगा, एफ से डी निकालना है और सी से ए निकालना है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अनुपात के रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। अनुपात का रेशियो बराबर होता है जो आपके बीच ऑप्शन में दिया गया है।
ऑप्शन में दिया गया है, तो आप ध्यान दीजिए इसमें कि करना क्या है। इसमें आप सिंपल सा इस क्वेश्चन को आकृति को बना सकते हैं। आपके किताब का एक क्वेश्चन है, मैं चैप्टर भी बता देता हूं कि कहां पर आपके क्वेश्चन दिया गया है। ये आपके बीच क्वेश्चन 6 का ही है। ये जो समरूपता का चैप्टर है 6.3 का जो चैप्टर है, इसी चैप्टर से क्वेश्चन ही बना है। तो यदि आपके बीच यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि त्रिभुज यदि समरूप दिया है तो भुजाएं समान अनुपात में होती है। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि ए बी बटा आपके बीच क्या हो गया, ए बी बटा आपके बीच हो जाएगा यहाँ से डी ई, ठीक। और इधर भी ले सकते हैं, आपको जो निकालना है ए सी बटा में आप ले सकते हैं डी एफ। अब आपके बीच दो मान दिया, ए बी का मान दिया है 3/5 और ए सी बटा में डी एफ। आपको निकालना क्या है, एफ डी। डी एफ कहिए, अच्छा एफ डी कहिए, यहाँ पे एफ डी ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एफ डी लीजिए, एफ डी, और यहाँ भी एफ डी। तो एफ डी लेना, लेकिन यहाँ पर मान बताएंगे एफ डी बटा में सी ए, एफ डी बटा में सी ए बताना। तो यहाँ से एफ डी उलाट दीजिए, तो उलाटिएगा तो क्या हो जाएगा, एफ डी ऊपर कीजिए, ए सी नीचे कीजिए, तो यहाँ से भी उलट जाएगा 5/3। तो अनुपात में जाएंगे तो 5:3। इस प्रकार से आंसर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा डी नंबर। इसका ऑप्शन का आंसर होगा डी नंबर। समझ में आया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आपके बीच 24 तक होगा। नेक्स्ट अगले पार्ट में आपके जवाब इसको क्वेश्चन को और दे दिया जाएगा, आप समझ सकते होंगे। यही इसका मूल मंत्र है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, बहुत अच्छी ढंग से आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। जय हिंद। ये 25 नंबर क्वेश्चन आपके बीच लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, उनकी परिमिति 32 और 24 है। तो यदि ए बी बराबर 10 तो पी क्यू आर निकालना है। ऑप्शन आपके बीच डाला हुआ है 7, 40/3, 15/2 और 15। तो आइए, ये क्वेश्चन आपके 25 नंबर है, ये देख सकते हैं, ये 25 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम आपके बीच क्वेश्चन 25 नंबर, त्रिभुज, एक त्रिभुज खींचते हैं ए बी सी, और एक त्रिभुज और खींचते हैं इसके बगल में पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि उनकी परिमिति 32 है और एक परिमिति 24 है। ये समरूप दिया हुआ, पहले से ही समरूप है आपके बीच, ठीक है। समरूप के मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये शर्त दिया हुआ है, ठीक है। तो परिमिति बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो पहला आकृति के तीनों भुजाओं का योग निकालिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बटा इसका लगाएंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ये क्या हो गया, समझ में आना चाहिए कि ये ऊपर वाला त्रिभुज के परिमाप है, नीचे वाला त्रिभुज के परिमाप है, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग किसी भी त्रिभुज का परिमाप के बराबर बताता है। अब हमारे बीच क्या दिया है, ए बी। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ए बी दिया है, तो मैंने ए बी ले लिया। तो जब ए बी दिया तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, पी क्यू ले लेंगे। ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर का मान दिया हुआ है। पहला का परिमिति आपको 32 है और दूसरा 24 है। तो पहले वाला 32 इसका हो जाएगा और दूसरे वाला 24 इसका हो जाएगा। ए बी का मान आपके बीच दिया हुआ है 10, यहाँ पर 10 ले लीजिए और पी क्यू यहाँ छोड़ दीजिए। यहाँ पे कटाइए, 8×3 का हो जाएगा 24, 8×4 32, 5×2
10 और 2 दूनी का 4। आप ध्यान दे सकते हैं कि किस रूप में आ गया, हमारे बीच कितना आ गया, पी क्यू हो जाएगा पंक्ति 15, इसलिए पी क्यू बराबर पंक्ति 15 हो जाएगा 15 बटा में यहाँ 2 डिवाइड कर देगा। इस प्रकार इसका आंसर आपके बीच हो जाएगा 15 बटा में 2। समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट यही है। 15 बटा 2 आपका ऑप्शन होगा सी नंबर, ठीक है, 15 बटा 2 ऑप्शन होगा। इस प्रकार से आपके बीच से ये क्वेश्चन हुआ 25 नंबर। ये आप इसका मान दिया है 32 बटा 24, 38 का 24, 8 का 32, 4 से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 कर दिए, क्रॉस गुना कर दिए, तो आपके बीच क्यू का पी क्यू का मान निकालेंगे, 15/2 हो गया। ये क्वेश्चन आपके बीच 25 का आंसर हुआ, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर के बाद हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग के बीच दिया हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी सी घुमाकर बनाई गई है और घूमकर बनेगा भी। नेक्स्ट पर हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 2a भुजा वाले, लिखा है 2a सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई होगा, ठीक है। ये आपके बीच 26 नंबर क्वेश्चन होगा। समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज हो गया आपके बीच। यहाँ a डालिए, यहाँ b डालिए, यहाँ c डालिए, ठीक है। सबका भुजा 2a है, 2a भुजा वाले सबका भुजा 2a दिया हुआ है, ठीक है। तो ऊंचाई पूछ रहा है, ये शीर्षलंब मैं यहाँ से गिरा देता हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक 2a दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसको आधा भाग करूँगा तो a हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से इधर तक, और यहाँ से भी a हो जाएगा आधा तक, ये समझ लीजिए। जोड़ूंगा तो हमारे बीच क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। हमको निकालना है h का मान, तो ये दिया है मान, ये मान दिया हुआ है और ये दिया, दो चीज मान दिया, हमको ये निकालना है h। तो आप समझ सकते हैं कि h कैसे निकलेगा। कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालना है तो क्या हो गया, ये आपके कर्ण दिया है, h निकालना है, h मतलब ऊंचाई निकालना, तो ये लंब का काम करेगा। तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा, यहाँ पर p डाल दीजिए, p डाल दीजिए, AP निकाल देता हूँ, तो AP क्या होगा, AP बराबर h हो गया। तो क्या होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर तो 2a का होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस आधार, तो ये का स्क्वायर कर दीजिए, तो अंदर रूट में 4a स्क्वायर होगा माइनस a स्क्वायर, बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर होगा। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो √3a होगा। इस प्रकार से इसका आंसर आपके बीच क्या होगा, √3a, जो आपके बीच यहाँ पर इस रूप में दिया गया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। इस जगह रूल क्या लगा है, कर्ण है, ये समझिए कर्ण है, और ये क्या है आधार है, ठीक है, और ये क्या चीज है लंब है, और यहाँ पर शीर्षलंब गिरा है तो 90 डिग्री कोण बना है। इस प्रकार से आपके बीच 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, इस प्रकार से हमारी आंसर प्राप्त हो गई, ठीक है। तो इसका भी आपका डी नंबर ऑप्शन होगा, डी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं आता हूं 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन हमारे बीच किस रूप में दिया हुआ है, इसको देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैसे उस पर हम काम करेंगे ताकि हमारी क्वेश्चन पकड़ में आएगी। 27 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में विकल्प में पाइथागोरस त्रिक नहीं है। कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है, तो ये देखिएगा इसका रूल होता है क्या चीज, इसका रूल मैं बताता हूं। 27 नंबर रूल होता है कि किसी भी पाइथागोरस त्रिक होने के लिए, इसमें मान लीजिए कि 3 मान आपके बीच दिया है 1 2 3, तो इसमें जो बड़ी मान होता है वो हमेशा बड़ा का स्क्वायर 2 अन्य छोटे भुजाओं के स्क्वायर के जो होता है। यहां पे लिखते हैं 2 छोटी मान का योग का होल स्क्वायर बराबर 1 बड़ी मान होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ,
पाइथागोरस त्रिक के मतलब होता है इसमें दो को आप कोई भी मान लीजिए छोटा और बड़ा को अलग कर दीजिए, तो दो का स्क्वायर करके जोड़ेंगे और तीसरा के स्क्वायर के बराबर हो गया तो पाइथागोरस त्रिक में है। तो इस प्रकार से इसको देखना पड़ेगा। तो देखने पर क्या पता चलेगा कि इसमें 1 2 3 ये तीनों मान नहीं बैठ रहा, ये मान बैठेगा, ये तीनों मान बैठेगा पाइथागोरस त्रिक पे। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं, दो छोटी मान का योग का होल स्क्वायर। आइए यहाँ पे देखते हैं, 12 का स्क्वायर करते हैं होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 35 का होल स्क्वायर करते हैं और बराबर यहाँ पर 37 का होल स्क्वायर करते हैं। इसी आधार पर सब ऑप्शन को मैं निकाल लूंगा, क्योंकि ये निकाल कर ही चेक किया जाएगा। आप समझते होंगे 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 35 का करेंगे तो 1200 25 हो जाएगा और 4 3 12, यहाँ पर हो जाएगा 5 4 9 4 2 6 1369। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1369 हो गया। और इसका करूंगा तो देखिए इसका भी 1369 ही होगा। 7 7 49 9 4 70 के 21 से 4 25 और 5 70 के 21 यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो जाएगा, 3 का 9 2 11, तो ये हो गया 9 6 3 1369। यहाँ भी 1369 आ गया। तो इसी प्रोसेस पे हम लोग चेक करेंगे तीनों मान को। तो तीनों मान को जब हम लोग चेक करेंगे तो ये पाइथागोरस त्रिक में है, ई भी है, ई भी है। इसी प्रकार से ये डी नंबर ऑप्शन आपके बीच पाइथागोरस त्रिक पे नहीं लागू होगा, क्योंकि इसका मान जो है बराबर नहीं आएगा। यह ऑप्शन डी नंबर आपका इसमें राइट बनेगा, डी नंबर ऑप्शन। तो देखिए डी क्यों बन रहा है ये मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से दो और मान को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये दोनों बराबर आ गया तो पाइथागोरस त्रिक है में, लेकिन वो पूछ रहा है कि हाँ है, ठीक है, नहीं है, तो नहीं है वाला ये नहीं आएगा। जैसे इसको देखिए 17 का स्क्वायर कर लीजिए होल स्क्वायर, प्लस 61 का होल स्क्वायर कर लीजिए और बराबर 69 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 17 का 289 हो जाएगा, प्लस 61 का कर दीजिए, 61 कर दिएगा तो 61 हो जाएगा, 6 होगा, 6 6 का 36, 1 6 दूनी 12, 6 1 7, 3721 हो जाएगा। यहाँ पे 3721 बराबर 69 का कर दीजिए, एक बार इसको देख लीजिए, 1 हो गया, 606 हो जाएगा और 6 6 का 36 हो जाएगा, 1 6 दूनी 12 2 6 1 7 3, 3721 यहाँ हो गया। अब इसके बाद हम एक और गुना करेंगे जिसका निकालने के बाद ही पता चलेगा, वो है 69। 69 का गुना कीजिए कितना हो रहा है, 81 हो जाएगा, 8 हो गया, 9 6 का 54, 54 और 6 कितना हो जाएगा, 54 और 6 60, 60 और 2 62 के 2 हाथ में लगा, 62 के 62 हो गया। फिर जाएंगे तो 9 6 का 54 के 4 हाथ में 5 लगा, 6 6 का 36 और 5 41। तो ये देखिए कितना आ गया, ये हमारे बीच कितना इसका आ गया आंसर, जोगफल निकालने के बाद ही पता, 1 4 2 6 और यहाँ 7 और 47। तो यहाँ पर हमारे बीच इसका हो गया 47 61। तो यहाँ 47 61 हो गया, तो इधर भी आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ही गड़बड़ हो गया, 9 1 10 के 0 हो गया, हाथ में 1 लगा, 8 2 10 11 के 1 हो गया, हाथ में 1 लगा, 2 और 7 9 1 10 के 0 हाथ में 1 3 1 4, यहाँ पर 410, यहाँ पर 4761, ये बराबर नहीं हो पा रहा। पुनः देख लीजिए, जोड़ दीजिए, 9 1 10 हो जाएगा, 8 2 10 11 1 हो गया, 7 2 9 1 10 0 1 हो गया, 3 1 4 हो गया। इधर स्क्वायर किया 69 को तो 47 61। तो क्या देख रहे हैं, ये दोनों बराबर नहीं आ रहा। इस प्रकार से जब बराबर नहीं आएगा डी नंबर ऑप्शन, तो ये डी नंबर ऑप्शन पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। आपसे पूछा यही गया है कि पाइथागोरस त्रिक में है या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको किताब में मैं टिक भी मारा हूं और यहाँ पर किताब आपको दिया गया, इसी चैप्टर से पूछा भी गया है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन ये टॉपिक, ये क्वेश्चन ना होकर के दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यही चीज मूल हम लोग को सीखना होता है। कॉन्सेप्ट अगर हम पकड़ते, देखिए यहाँ पर 6.5 में यही क्वेश्चन है, इसमें चेक करना है, यही क्वेश्चन है, बशर्ते क्वेश्चन का नंबरिंग अलग कर दिया गया, लेकिन चैप्टर और सेम क्वेश्चन इसी जगह से पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपके बीच ऑप्शन हो रहा डी, चेक करके जानेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 पे अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन हमारे बीच है। लिखा होगा 6√3 सेमी ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस पे ध्यान देना होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है। एक समबाहु त्रिभुज हो गया, इसकी ऊंचाई दी गई है 6√3, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 6√3 सेमी। 6√3 सेंटीमीटर। यहाँ ए हो गया, यहाँ बी आइए, सी डाल दीजिए। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ भी 60 डिग्री होगा, यहाँ भी 60 डिग्री होगा, यहाँ 60 में 2 भाग हो गया, तो यहाँ पर 30 डिग्री हो गया। अब हमारे बीच निकालना होगा, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हमें भुजा की आवश्यकता होगी। भुजा पहले हम प्राप्त करेंगे। जब भुजा हम निकाल लेंगे तो हमारे बीच क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। तो हमने देखिए यहाँ पर आपके बीच एच का मान दिया है, कर्ण का मान नहीं दिया है। इसका मान निकालिए चाहे इसका मान, तो इसका तो नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि एच का मान दिया है, तो यहाँ पर हम कर्ण निकालते हैं, इसका और इसका निकालते हैं। तो लंब हो गया, कर्ण हो गया। तो आप त्रिभुज ले लीजिए, यहाँ पे पी डाल दीजिए। त्रिभुज ए पी सी में निकालते हैं तो हमारे बीच क्या होता है? कॉस थीटा बराबर पढ़े होंगे क्या होती है? आधार बटा में कर्ण होता है, ठीक है। तो आप आधार बटा में कर्ण लेंगे तो आप आधार क्या ले सकते हैं? आप ये आधार ई भाई आपको मालूम है कि कर्ण नहीं चेंज होता है, कर्ण नहीं चेंज होती है, तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। हमको निकालना है कर्ण का मान, तो कर्ण का मान निकालना है। कर्ण ये एच है, मान लीजिए कि कर्ण का मान हो गया, इसको हम कर्ण बोलेंगे। और यहाँ पर हमारे बीच लंब दिया है, तो इससे भी निकाल सकते हैं आप, इसका तुलना करके निकाल देंगे। हमको निकालना क्या है? तो इसका कर्ण का मान, तो कर्ण और लंब में तुलना कर दीजिए। तो कर्ण लंब किसका होता है? पढ़े होंगे पंडित बद्री प्रसाद एच एच बी। तो ये होता है कॉस का मान, ठीक है। कॉस थीटा का ये मान किसका होता है? समझते होंगे, आधार बटा में कर्ण। साइन का मान होता है ये, सॉरी ये साइन का मान होता है, ये पहला वाला साइन का मान होगा, ठीक। दूसरा वाला कॉस का मान होगा और तीसरा वाला मान किसका होगा? टाइन का मान होगा। तो हमें निकालना किस में है? तुलना कर लीजिए। एपी, एपी क्या हो गया यहाँ पर? आप समझते होंगे, तो एपी किसका मान करेगा? तो लंब का मान कर दिया, ये कर्ण का। तो लंब कहाँ है? तो यहाँ पर लंब है कर्ण। साइन से भी आ सकते हैं, तो साइन से भी आएंगे तो क्या निकालेंगे? इसके द्वारा साइन से ले लीजिए, 30 डिग्री पर निकाल दीजिए, तो आपके बीच एक निकल जाएगा मान। उसके बाद आगे हम बढ़ा देंगे। तो त्रिभुज एपीसी में निकाल देते हैं, तो साइन लंब बटा में कर्ण लेगा। साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब का मान आपके बीच कितना है? एक पर लिखिए, यहाँ पर लंब का मान एपी हो जाएगा, ठीक, और कर्ण का मान हो जाएगा एसी। साइन आपके बीच मालूम होना चाहिए कि इसका कंसेप्ट कहाँ से हम पकड़ पाएंगे। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट इसका लागू है, इस कंसेप्ट से आप पकड़िएगा यदि आप इसको समझते होंगे तो। साइन आपका 30 डिग्री का मान यहाँ पे निकाल देना है। देखिए साइन 30 सारणी से उठा लीजिएगा, सारणी से संबंधित है, आपका एक मान निकल जाएगा। तो साइन 30 का मान 1/2 लगा दीजिए, बराबर एपी का मान नहीं दिया है, एपी का एपी कह रहे एसी का मान दे, एपी का मान दिया हुआ है। एपी का मान आपके बीच कितना है? 6√3 और एसी का मान नहीं दिया है, तो आपके बीच कितना हो जाएगा? निकाल सकते हैं यहाँ पर साइन 30 डिग्री बराबर, ये क्रॉस गुना तो नहीं होगा, एसी बराबर हो जाएगा 6 दूनी का 12√3, ठीक है। तो एसी का मान आपका 12√3 निकल गया। तो हमको निकाल देना क्या चीज? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो √3/4 ए स्क्वायर मान लगाइए, √3/4, ए का मान हो जाएगा 12√3 और 12√3। तो ये क्या हो जाए? 4×3 12, कितना होगा? बरतियाई 36, बरतियाई 36 गुने 3। काटो तो आंसर नहीं क्या होता करो।